नमस्कार। अभिव्यक्ति की एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भारत की शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी हस्तियों से जो हमें उस कला से संबंधित जानकारी देती हैं। आज के अंक में हम आपको मिलवा रहे हैं भारतीय शास्त्रीय गायक में पारंगत विदुषी शन्नो खुराना से। हमारा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और विदुषी शन्नो खुराना ने भारत की गुलामी से आजाद होते हुए, विभाजन के दर्द को सहते हुए और तरक्की की राह पर चलते हुए देखा है। उन्होंने देश के संगीत को विदेशों में प्रसिद्धि पाते हुए भी देखा है। आइए जानते हैं उनके अनुभव। यदि एक कलाकार को अपनी कला को अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मेरा क्षेत्र गायन में, शास्त्रीय संगीत में है और उसके हर एक पहलू को मैंने समझने की कोशिश की है, प्रयास किया है, भरसक प्रयत्न किया है। बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाना बाकी है। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे गुरु ठाकुर जयदेव सिंह जी, जो हमारे देश के दिग्गज म्यूजिकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे राह दिखाया संगीत का। फिर देखती हूँ मेरे गुरु उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, रामपुर सैसवान घराने का, जिनकी मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ। और फिर देखती हूँ ग्वालियर घराने के रघुनाथ राव मुसलगांवकर और फिर आगरा घराने के संगीताचार्य डॉक्टर रत्नजनकर जी, जो उस समय जब मैं गई उनसे सीखने के लिए, उस समय खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे और वहीं से मुझे डॉक्टरेट, पीएचडी, संगीताचार्य कह लीजिए, वो मुझे उन्होंने प्रदान की। काश ये गुरु आज भी हम लोगों के बीच में होते और मेरी झोली में कुछ और भी पड़ जाता। हमारा संगीत का समुद्र बहुत गहरा है। जब भी डुबकी लगाती हूँ तो कुछ हीरे मोती हाथ में आ जाते हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ यही समझ नहीं आता। मेरी पैदाइश जोधपुर में हुई, राजस्थान में। वैसे मैं पंजाब से हूँ। हम सब जानते हैं कि पंजाब में लड़कियों को नाचना या गाना मना था, उसको हेय समझा जाता था। तो मुझे संगीत विरासत में नहीं मिला है। मेरे परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर, फॉरेन सर्विस, डिफेंस सर्विसेज, मेरा परिवार में ये सब लोग थे। तो मुझे अपने संगीत के लिए, सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और ना ही मुझे अपने घर से सपोर्ट मिली, परिवार से, क्योंकि मैंने बताया कि पंजाब में लड़कियों को नहीं सिखाया जाता था। हाँ, एक मास्टर जी आते थे घर पे जो बड़ी बहनों को सिखाते थे और मेरे पिताजी ने बताया कि एक रोज़
बिना बताए हुए, बिना किसी के सिखाए हुए मैंने हारमोनियम पे वो गीत बजाना शुरू कर दिया जो मैंने उनसे सुना था। मैं हैरान हूँ कि वो मैं किस प्रकार, वो भगवान ने मुझे कैसे एक कल्पना शक्ति दी कि मैं बजाने लग गई और मैं गाने लग गई। किसी ने सिखाया नहीं मुझे। ज़िंदगी में कई पड़ाव आए। मैं केवल 18 वर्ष की थी जब मेरा विवाह हो गया और मेरे पति डॉक्टर थे। वो एडिनबरा से उन्होंने मेडिसिन और डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइज किया था और वो उस वक्त एयरफोर्स में थे। विवाह के बाद मैं लाहौर पहुंची। नहीं मालूम था मुझे लाहौर में पहुंचने के बाद भी कि मेरा फ्यूचर संगीत में क्या है, कुछ पता ही नहीं था। न जाने कैसे एक रिसाइटल मैंने दिया और लाहौर रेडियो ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप आइए, प्रोग्राम कीजिए। ये सन 45 की बात है। 45 से लेके आज तक मैं AIR से जुड़ी हुई हूँ। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि कितने वर्ष हो गए हैं। और मेरे लिए टेलीविज़न और बाद में पहले तो रेडियो और फिर उसके बाद टेलीविज़न का मेरा, जैसे कि मेरा ये अपना घर है, ऐसा मैंने मानना शुरू कर दिया। उसके बाद जब पार्टीशन का समय आया, दिल्ली आ गए हम लोग और आप हैरान होंगी कि किस मुश्किलों से हम लोग गुज़रे। आप सब जानते हैं कि पार्टीशन जब हुआ तो उस समय एक मौके पर हमारे घर 40 लोग थे। हम किसी को ना नहीं कर सकते थे और तब मेरे पति कहा करते थे कि देखो, अगर अब रियाज छोड़ दोगी तो हमेशा के लिए तुम्हारा संगीत छूट जाएगा। कहीं ना कहीं एक कोना ढूंढ करके अपना रियाज कर लिया करो। मेरे गोद में मेरा लड़का था कुछ महीनों का, तो गोद में मेरा बच्चा, दूसरे हाथ में मेरा तानपुरा, और मैंने अपने रियाज को कभी नहीं छोड़ा। कुछ एक तो मुझे उनका बहुत साथ मिल गया, मेरे पति का, और एक कुछ अंदर से ऐसी थी कि मुझे करना ही है। उस डिटर्मिनेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, स्वर को कैसे लगाना, उसको वो एक बार नहीं लग रहा तो उसको 10 बार लगाओ, उसको कहते जाओ और उसको करके छोड़ना। और यहाँ पे मुझे एक ख़ास बात याद आ रही है कि मुश्ताक हुसैन खान साहब को एक ख़ास तरीका था सिखाने का। ये माला उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहा कि ये तान जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसको कहती जाओ, एक एक बीट को गिनती जाओ और वो तान कहती जाओ, रुकना मत। अब उनकी आज्ञा थी, वो तो मान नहीं थी। मैं ये गिनती गई और मैं उनका मुंह देखती रही कि ये कब कहेंगे कि बस करो। और उनका क्या कहना था, नहीं मानूंगा साहब, नहीं मानूंगा, कहती जाओ। मैं आपको बता नहीं सकती कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन चीज़ों ने, ये जो मुझे जो एक तालीम मिली, उस पर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत ने मुझे जीवन के और जो बातें सामने आई, पड़ाव आए या मुश्किल, उसको मैंने कैसे पार किया। दो तीन बातें
याद आती हैं मुझे। ऑस्ट्रिया में थी, वियना में एक प्रोग्राम कर रही थी। पूरे 2 घंटे का मैंने वो प्रोग्राम किया, विलंबित, द्रुत, ठुमरी, जैसे कि हम हिंदुस्तान में करते हैं। 2 घंटे गाने के बाद ऑडियंस में से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा, डू यू हैव एनी ख्याल्स इन संस्कृत? आई वाज सो हैप्पी। ठाकुर जयदेव सिंह जी ने मुझे संस्कृत के भी ख्याल सिखाए थे। यानी कहीं ऐसा कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी जो उन्होंने मुझे ना बताई हो। मैंने वो संस्कृत का जय जयवंती में वो ख्याल गाया। और उसके बाद लंदन में एक प्रोग्राम कर रही थी, वहाँ पे मैंने राग आडाना गाया। तो एक स्कॉलर थे, ब्रिटिश स्कॉलर, उन्होंने कहा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आडाना एंड दरबारी राग? मैं हैरान हो गई कि ये कौन है ब्रिटिशर जो ये फ़र्क, क्योंकि आडाना और दरबारी में स्वर एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसकी चलन अलग है, उसके श्रुति अलग है और बड़ी बारीकियाँ उसमें हैं। मैं बड़ी हैरान। तो मैंने उनको वो बताया कि ये, यानी जब मैं पहले बार एक कल्चरल डेलीगेशन में गई थी तब गायन को कुछ समझता नहीं था। डांस को समझते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को समझते थे, लेकिन इस ट्रिप में मैंने देखा कि मेरे संगीत को बहुत, गायन को बहुत लोग समझ रहे हैं। अभिव्यक्ति में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे विदुषी शन्नो खुराना के जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। आजादी के मत वालों को याद करती एक गाथा। गाथा परतंत्रता से मुक्ति की। प्रतिबंधित गीतों से सजी मुक्ति गाथा। देखिए वाइब्रेंट भारत में रविवार रात 9:30 बजे सनसेट टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम अभिव्यक्ति में। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं विदुषी शन्नो खुराना से। विदुषी शन्नो खुराना की कला यात्रा पर शोधार्थी शोध भी कर चुके हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं उनकी एक ऐसी छात्रा से भी जिन्होंने उन पर पीएचडी की है। जब मैं संगीत की शिक्षा ले रही थी तो कई बार मैं नेट की तैयारी कर रही थी। अपने मास्टर्स में जब म्यूज़िक के बारे में किताबें पढ़ती थी तो कई बार इनका नाम आता था, बार बार इनका नाम आता था और मैं पढ़ती थी इनके बारे में, कैसे इन्होंने इतनी सारे घरानों से शिक्षा ली है और कैसे घराना परिवार से ना होते हुए भी किस प्रकार से ये आई हैं। गुरु माँ
का जो ज्ञान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है संगीत के जगत में, शास्त्रीय लोक, हम हर प्रकार के संगीत की बात करते हैं, उपशास्त्रीय संगीत के भी बारे में, तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो एक सागर के समान है और उसको एक शोध प्रबंध में लाना, समझिए कि एक छोटे से बर्तन में समेटना हुआ। रागमाला पेंटिंग जो होती है हमारे, जैसे राजस्थान की या कांगड़ा की, उन हर एक रागमाला मिनिएचर्स के ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो श्लोक दोनों में फ़र्क था, स्वरूप में फ़र्क था। तो उन दिनों में मेरे नाती जो आर्ट हिस्टोरियन हैं, वो लंदन में थे। हमने दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम कंसीव किया और ये मैं कल्पना की बात करी कि किस प्रकार ध्यान आया मुझे, जहाँ पे वो उस राग के स्लाइड दिखाते थे, चाहे ललित हो, चाहे तोड़ी हो, चाहे केदार हो, मैंने उसी राग के बंदिश जो मैंने ग्वालियर घराने, रामपुर घराने से सीखी थी, मैंने वो गाई। हमने क्या कि कुछ राग जो वही रागमाला में थे, दीपक है, शुक्ल बिलावल है, देव गंधार है, इन सब रागों को लेकर के उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद हमने एक एनक्लोजर में लगा दिया और जो देखने वाले लोग गए उस पेंटिंग के सामने खड़े हुए, तब मेरा गाना आलाप वो उसमें अपने आप बजने लग गया। दीपक राग, देव गंधार, केदार, सारंगी के ऊपर नट भैरव, ये सब तो लोगों के लिए ये एक बहुत नई चीज़ थी। आम लोग, जब हम पार्टीशन के बाद आए तो लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक का कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने जहारा, चित्रलेखा, सुंदरी, इन सब ओपेरा को किया जिस पे मैं शास्त्रीय राग लेके आई। जैसे कि जहारा में मैंने 60 रागों का प्रयोग किया और चित्रलेखा में मैंने 80 रागों का किया। और ये सब जो पूरा ओपेरा था वो गायन में था। अगर कहाँ पे हाँ या ना कहना था तो वो एक अमुक स्वर के ऊपर रहता था। आपको शायद सुन के अच्छा लगेगा कि उस वक्त भगवती बाबू जिंदा थे और वो चित्रलेखा देखने के लिए आए। और जब वो स्टेज पे आए तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये उपन्यास लिखा, मैं 28 वर्ष का था, मैं नहीं जानता था कि मैंने क्या लिखा है। लोगों ने उसमें बड़ी फ़िलॉसफी ढूंढी। फिर उसके बाद इस पे 2 फिल्में बनी। एक में मेहताब थी, सोहराब मोदी की पत्नी, एक में मीना कुमारी थी। और आज जब मैंने मेरा नाम लेके उन्होंने कहा कि जब मैंने इसका चित्रण देखा तो मुझे लगा वाकई ही जिस चित्रलेखा को मैं उसका चित्रण करना दिखाना चाहता था वो आज मुझे दिख गया। मैंने राजस्थान संगीत पे भी बहुत काम किया। लोग मुझे कहते हैं कि आप एक क्लासिकल संगीतज्ञ हो करके और गायत्री हो के आपने ये फोक पे कैसे लिखा और कैसे गाया। और मैंने किताब भी लिखी उसके। मैं नहीं जानती कि कैसे। मैंने बताया कि बहुत साल गुजरने के बाद भी मैंने राजस्थान के फोक म्यूज़िक के ऊपर रिसर्च की। ठाकुर जयदेव सिंह जी को मैंने पूछा कि क्या ये मेरे लिए उपयुक्त होगा कि मैं इसको क्लासिकल म्यूजिशियन होते हुए मैं इसके ऊपर लिखूं। लोग कहेंगे ये तो क्लासिकल म्यूज़िक, ये तो ओपेरा कर रही हैं।
ये क्या? तो उन्होंने कहा वेयर डू यू थिंक क्लासिकल म्यूज़िक केम फ्रॉम? और वो मेरे साथ जोधपुर गए, गांव में गया। मैंने एक गांव में वहाँ के सब गीतों को इकट्ठा किया। मैंने पुस्तक लिखी, किताब लिखा, घरानों पे एक किताब लिखी जो अलग अलग घराने, 8 घरानों के ऊपर। मैं एक एक गुरु के पास गई और मैंने उनके चरणों में बैठ के वो सीखे, वो राग सीखे, वो उनकी सब नोटेशन लिखे। तो फिर एक छोटी सी एक उत्सुकता हुई कि मैं क्यों नहीं महिलाओं के लिए एक जगह बनाने की कोशिश करती हूँ जहाँ, क्योंकि मेरे ज़माने में महिलाओं को, मैं ये बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, आज तो हम अपने बेटियों को कहते हैं जाओ सीखो। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, जैसे कि मैंने बताया। तो मैंने एक गीतिका करके एक संगीत सम्मेलन करना शुरू किया, भैरव से सोनी, जिसमें सुबह के राग और रात के राग, सुबह सारा दिन के राग सुनाए जाते थे। और उनने उन महिलाओं को बुलाया, इनवाइट किया जो म्यूजिशियन फैमिली में से नहीं थे। और मैं यही मनाती हूँ कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे और ताकि मैं महिलाओं के लिए और काम कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि वो बंदिशें, वो तरीका, उसमें नयापन आए ज़रूर, क्योंकि हर एक कलाकार की कल्पना राग के नियम को कायम रखते हुए वो अलग होता है, उसकी अपनी खूबसूरती है। कोई कार्बन कॉपी बन करके गाना बजाना नहीं है, उसमें उपज होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिवनेस होनी चाहिए। तो मैंने जो प्रयोग किए अपनी ज़िंदगी में, वो ये क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की है। तो अब अगले 75 साल में क्या होगा भगवान जाने, लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति कलाकार की चलती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जब तक रहूँ ये चलती रहे। आज की इस कड़ी में हमने जाना भारतीय शास्त्रीय गायन शैली के बारे में और देखी विदुषी शन्नो खुराना की कला यात्रा। ऐसे ही और कलाकारों से मिलने के लिए और उनकी जीवन यात्रा जानने के लिए बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। दे दे